एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मेरी के एक्स फियोन्सी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि कैसी हो, मैं वापस आ गया हूँ और सियोल में हो। ये सुनकर ही मेरी जल्दी से अपना फोन कट करके उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद हमारे हीरो वो जो मेरी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी मॉम का पर्स मिल गया है। मैरी कहती है कि मैं कल ऑफिस में आ जाऊंगी पर्स लेने के लिए, क्योंकि ऐसे भी मुझे एक मीटिंग के लिए आना ही है। हालांकि मेरी ये बात वो जो से छुपा लेती है कि उसके एक्स का फोन आया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जो परेशान हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो अपनी दादी के साथ काम और शादी को लेकर एक प्यारी सी बातचीत करता है। उसे ये नहीं पता था कि वो जिस फेक मैरिज में फंसा हुआ है वो धीरे धीरे करके एक असली इमोशन में बदल रही है। अगली सुबह मैरी जब सांगह्युन से छुपते छुपाते अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन सांगह्युन मैरी को देख ही लेता है और रुक कर पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। मैरी बिना झिझकते हुए झूठ बोल देती है कि वो तो रात भर ऑफिस में काम कर रहा था, इसीलिए अब सांगह्युन वहां से चला जाता है। लेकिन सांगह्युन उसी दिन बिजनेस के लिए वूजू की कंपनी पहुंच जाता है। वूजू को जब ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है और वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वॉशरूम चला जाता है। फिर अपने अंकल हांगू को कॉल करता है कि मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं वॉशरूम में हूँ और थोड़ा टाइम लग सकता है। पर वो जो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिरकार उसकी और सांगह्युन की मुलाकात हो ही जाती है। दोनों हांगू के सामने ऐसे प्रिटेंड करते जैसे एक दूसरे को तो पहचानते ही नहीं हो। फिर ये दोनों लिफ्ट में आते हैं। वो जो सांगह्युन को समझाता है कि मैंने आपको नहीं पहचानने का नाटक इसलिए किया ताकि आप अनकंफर्टेबल ना हो जाए। सांगह्युन अपने आप से कहता है कि शायद वूजू और मैरी ने अपनी शादी सीक्रेट रखी है, इसलिए वो वूजू पर डाउट नहीं करता। लेकिन जब वो वूजू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है तो कहता है कि तुम रात भर काम करने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तभी लिफ्ट ओपन होती है और सामने मेरी होती है। मेरी सांगह्युन को देखते ही अपना लबी डबी वाला एक्टिंग स्टार्ट करती है, सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और बताती है कि मैं वूजू से अपना पर्स लेने आई थी। मेरी वूजू को बातों बातों में इशारा कर देती है कि उसने रात भर रुक कर कंपनी में काम किया है। फिर मेरी वूजू के ऊपर अपना प्यार जताने का शो ऑफ भी करने लगती है, जैसे कि हाथ पकड़ना, हंसना, छोटे छोटे जेस्चर देना, जिससे दोनों एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं। और उन्हें ऐसा देखकर सांगह्युन को भी सारे डाउट दूर हो जाते हैं और वहां से चला जाता है। बाद में इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए वो जो मेरी को कहता है कि अब से तुम मुझे दिन में 3-4 बार कॉल करके ये बताओगी कि तुमने दिन में क्या क्या किया और किस चीज से मिली, ताकि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए। मैरी को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो जैसे तैसे उसे मना लेता है। दूसरी तरफ मैरी के एक्स ने भी अभी तक अपने घर वालों को जेनी और उसके ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया था, इसलिए जब उसकी मॉम और बहन जेनी के बारे में बातें करने लगते हैं तो वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वूजू ने जेनी से उसके अफेयर के बारे में पूछा था, तो जेनी ने कह दिया था कि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। यहाँ तक कि जेनी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी कि वो शादी होने के बाद भी वूजू के साथ अफेयर में रहेगी, मतलब रिलेशन में रहेगी। लेकिन वो जो ये सब सुनकर शॉक रह जाता है। वो जो जेनी को दो ऑप्शन देता है, या तो तुम मुझे चूज करो या अपने होने वाले हस्बैंड को। जेनी एक पल के लिए भी नहीं सोचती और वूजू को अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंकती है। अब इस बात को लेकर वूजू बहुत अपसेट होता है और रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने मैरी को क्यों छोड़ दिया। वहीं हम मैरी को देखते जो अपनी आर्मी वाली फ्रेंड ग्योंग हा से मिलती है। दोनों लंच करने के लिए आते हैं। हालांकि हमारा मेन हीरो वूजू भी वहीं लंच करने आया होता है, इसीलिए अब तीनों साथ बैठ जाते हैं। ग्वेंग हा तो बार बार से वूजू को ही देखी जा रही थी, जिससे वूजू बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी ग्वेंग हा बताते हैं कि तुम्हारी आंखें एकदम मेरे पहले प्यार की तरह दिखती है, लेकिन अब वो मॉन्क बन चुका है। थोड़ी हंसी मजाक के बाद मैरी के पहले प्यार की बात करने लगते हैं। ग्योंग हा वूजू को बताने लगती है कि मैरी ने अपना फेवरेट टॉय उसे दिया था, लेकिन उसने थैंक यू कहे बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर वूजू और पूछने लगता है। इस पे ग्योंग हा बताती है कि मैरी ने उसे वो टॉय उस पर दया करके दिया था, क्योंकि वो कार क्रैश वाले इंसिडेंट के बाद डरा हुआ था। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैरी का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जबकि मैरी को इस बात का एहसास तक नहीं। हालांकि मैरी कहती है कि वो बहुत गुड लुकिंग था, एकदम मेरी टाइप का। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे तुरंत पहचान जाऊंगी, क्योंकि मैं आज तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अभी भी हैंडसम दिखता होगा। मैरी की ये सारी बातें वूजू के दिल को छू जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
फिर लंच के बाद ग्वेंग हम मेरी को एक कैक्टस देती है जो उसे आज के डिफेंस सेमिनार में मिला था। वो जो ये देखकर मेरी से मजाक में कहता है कि अब इसके ऊपर बैठ मत जाना। तब मैरी को अपना ऑकवर्ड मोमेंट याद आ जाता है। फिर वूजू वहाँ से चला जाता है। वहीं जिन ग्योंग का दिमाग खराब हो जाता है जब ली सॉन्ग बिना बीमार हुए हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और ऊपर से सब पर ऑर्डर चला रहा होता है। इसलिए जिन योंग कहती है कि तुम इस हफ्ते से पहले घर जा सकते हो। हालांकि सांग योन इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ली संग को मंथ के एंड तक यहाँ रहने दे, लेकिन जिन योंग भी कहती है कि ये कोई होटल नहीं है, मैं इस हफ्ते के अंत तक डिस्चार्ज दिलवा कर ही रहूंगी। ये कहकर ही चली जाती है। पीछे से ली संग जिन योंग को ऑर्डर देता है कि इसे छोड़ो और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात करो। शाम को पिलनियन वूजू और जिन योंग के साथ में डिनर पर भेजती है ताकि दोनों करीब आ जाए। लेकिन डिनर के दौरान जब जिन योंग हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है तभी वूजू उसे बताता है कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया है और उसे भी मैं याद हूँ। ये सुनकर जिन योंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। जिन योंग पूछती है कि तुम उससे कहाँ मिले, क्या वो तुम्हें पहचान गई? वूजू बताता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना, वो लड़की कोई और नहीं मेरी है। जिन योंग शॉक हो जाती है और वूजू से पूछती है कि क्या वो कैक्टस वाली लड़की? वूजू कहता है कि हाँ वही। ये सुनकर जिन योंग का दिल टूट जाता है। फिर जिन योंग पूछते हैं कि तुमने उसे पहले ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी? इसमें वूजू बताता है कि मैंने कोशिश की थी। एक सीन देखते हैं कि मेरी के डैड ने एज अ विटनेस के तौर पर पुलिस स्टेशन में अपना नंबर और एड्रेस लिखवाया था। वो जो पुलिस स्टेशन से मेरी के घर का एड्रेस निकालकर उससे मिलने आता है, पर तभी वो मैरी और उसकी मॉम की बातें सुन लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वूजू के पेरेंट्स की डेथ के ठीक 2 हफ्ते बाद मैरी के डैड की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब वो कार एक्सीडेंट के केस से रिलेटेड पुलिस स्टेशन जा रहे थे। पर किसी को ये नहीं पता था कि मेरी के डैड ने सारी डिटेल्स पहले ही पुलिस को दी दी थी, तो फिर वो दोबारा पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे थे? प्रेजेंट में ये सब वो जो जिनयोंग को बताता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने मैरी को अपनी सच्चाई बता दी तो वो ये सोचेगी कि उसके डैड की डेथ उसकी वजह से हुई है, इसलिए वो जो मैरी को ये सब बिल्कुल भी बताने को रेडी नहीं होता। वहीं ली संग को देखते हैं कि एक आर्टिकल में उसकी जगह सान ह्यूंग का फोटो छपा होता है। हालांकि ली संग उसे उसकी औकात दिखाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरा पालतू कुत्ता हो, इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना, वरना जो भी मेरी वजह से तुम्हें मिला है वो मैं तुमसे छीनने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ये सब सुनकर सांग ह्यून को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आर्टिकल वालों ने गलती से सांग ह्यून का फोटो लगा दिया था, जिसके लिए उसने ली संग से माफी भी मांगी। लेकिन ली संग तो अपने पावर के नशे में डूबा हुआ था। जिन ग्योंग बहुत ही अपसेट होती है, इसलिए चुपचाप हॉस्पिटल वापस आ जाती है और पियानो को देखकर उसे प्ले करने लगती है, जैसे अपनी अधूरी फीलिंग्स को म्यूजिक के थ्रू बताना चाह रही हो। वहीं सैंग योन जब ली संग की बातें सुनकर बाहर निकलता है तभी जिन ह्योंग को पियानो बजाते हुए देखता है और बस चुपचाप वही खड़े थके मन से उसे देखता ही रहता है। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जिसके लिए बहुत ही भारी दिन होता है क्योंकि उस दिन उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है और साथ ही उसका जन्मदिन भी था और यह काफी नहीं होता। मी योन और योंग सू भी इनडायरेक्टली यही चताते हैं कि वूजू की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। यहाँ तक कि कार में जाते वक्त पिल नियोन तक वूजू से नजरें नहीं मिला पाती। यानी घर का हर एक फैमिली मेंबर उसे बस ये जताने में लगा हुआ होता है कि उसके पेरेंट्स की मौत उसकी वजह से हुई है। वो जो अंदर ही अंदर टूट जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि उसने भी तो अपने पेरेंट्स को खोया है। एक सीन में देखते हैं कि कार के एक्सीडेंट से ठीक पहले क्या हुआ था। हालांकि वूजू का बर्थडे था, लेकिन उस दिन उसका गिफ्ट उसके कजन योंग सू ने ले लिया था। वो जो जिद करने लगता है कि मुझे मेरा टॉय उससे वापस चाहिए। जब डैड उसे पीछे मुड़कर समझाने जाते हैं तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए वो जो तब से लेकर अपने पेरेंट्स की डेथ का ब्लेम अपने आप को देते हुए आ रहा है। फिर और एक प्रीवियस सीन में देखते हैं कि वूजू के पेरेंट्स के फ्यूनरल के टाइम पर जब वूजू ये बात अपनी दादी को बताता है तो गलती से पूरी फैमिली ये बात सुन लेती है। हालांकि दादाजी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपने पोते को अब्रॉड भेज देते हैं ताकि वो उनकी नजरों के सामने कभी आए ही नहीं, और उसी दिन की यादें वूजू को अंदर से तोड़ देती है। फिर एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें सच्चाई सामने आती है कि वो एक्सीडेंट उसके अंकल हांगू की चाल थी, यानी उसने ही अपने भाई और भाभी को मरवाया था। वूजू का उसका जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो सालों से खुद को बेकार में ब्लेम कर रहा है। जब वूजू घर आता है तो उसे याद आ रहा था कि सब लोग कैसे उसे ब्लेम कर रहे थे, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगता है। और जैसे ही वो मेडिसिन लेने जाता है तब अचानक मैरी उसे मैसेज करके बर्थडे विश करती है।
ये देखकर वूजू का पैनिक अटैक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वूजू मैरी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे खाने पर लेकर चलोगी। मैरी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए घर पर खाना बनाऊं। वूजू कहता है कि हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हालांकि मैरी समझ जाती है कि वो लोनली फील कर रहा है, इसीलिए उसे सरप्राइज देने के लिए वो केक और खाना दोनों बनाती है। वूजू जब घर आकर इतना कुछ बना हुआ देखता है तो शॉक हो जाता है और साथ ही इमोशनल भी होता है। वो जो खाने के दौरान पहली बार अपने पेरेंट्स की मौत की बात किसी से खुलकर कहता है और बताता है कि मेरी बर्थडे पर मेरी ही गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, इसलिए मैं इसी दिन को बस भुला देना चाहता हूँ। जब भी कोई मुझे बर्थडे विश करता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैरी उसकी बात बिना कुछ बोले सुनती रहती है और उसे वूजू के लिए बहुत बुरा फील होता है। फिर वो उसे उदास देखकर हंसाने की कोशिश करती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और माहौल में एक अजीब सी शांति होती है। खाना पीना होने के बाद मेरी खिड़की से देखती है कि आसमान में डबल रेनबो निकला है। मेरी वूजू को भी जल्दी से ये दिखाने के लिए बुलाती है और कहती है कि देखो कितने प्यारे रेनबो है, जल्दी से कोई विश मांगो। वूजू हंसते हुए कहता है कि ऐसा कौन विश मांगता है, पर तभी मेरी के कहने पर विश मांग ही लेता है। वूजू उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। मैरी बताती है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, उसकी मॉम की हेल्थ हमेशा ठीक रहे और ये घर हमेशा के लिए उसका हो जाए। फिर मैरी वूजू से पूछती है कि उसने क्या मांगा, लेकिन वूजू बिल्कुल नहीं बताता और स्माइल करने लगता है। लेकिन मैरी उसके पीछे ही पड़ जाती है कि नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी वूजू अपने आप से कहता है कि मेरी तो बस एक ही विश है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। इस मोमेंट दोनों के बीच एक प्यारा सा माहौल बन जाता है। अब दोनों टेरेस पर खेलते कूदते टाइम स्पेंड करते और पानी की बूंद गिर रही होती है। तभी अचानक से मेरी का पैर फिसल जाता है। वो जो तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वो जो जैसे ही उसे किस करने जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि नीचे मेरी का एक्स फियांसी वो जो खड़ा होता है, जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर शॉक रह जाता है और देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।